So hello dear students, welcome back to this session of ICT virtual classroom। ICT virtual classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं अपनी सीट्स ले लीजिए और हम लोग आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। ध्यान आप लोग सामने अपना स्क्रीन की तरफ बनाकर रखना, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं और इसके लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए, हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात करी थी, ठीक है। और ये हमने देखा था कि प्राथमिक कुंडली क्या होती है, द्वितीय कुंडली क्या होती है, किस तरीके से प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम एकदम से परिवर्तन करें, है ना, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कुंडली में गति करा सकते हैं। ये हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, ये चुंबक है। चुंबक को हमने इंसर्ट करा कर देखा था, चुंबक की गति करा कर देखी थी किसके अंदर, कुंडली के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमको कुछ और इससे आगे की बातें करनी है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक नियम आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो एक कुंडली है, जो दूसरी कुंडली है, इसमें प्रेरित विद्युत धारा का मान उच्चतम अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा के अधिकतम होने के लिए, के अधिकतम होने हेतु हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कुंडली की दिशा या फिर कुंडली की कौन सी दिशा, गति की दिशा, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। समझ पाए आप इस बात को? यदि कुंडली की गति की दिशा और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दोनों परस्पर लंबवत हो, तो हमारे पास जो प्रेरित विद्युत धारा का मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास चुंबक है, ठीक है। ये चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है। चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये होगा, इस तरीके से होगा, है ना। तो इस कुंडली की गति की दिशा जो है हमको क्या करना है, इस चुंबक को कुछ इस तरीके से ही इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर ये लंबवत इसमें इंसर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो प्रेरित विद्युत धारा है जो हमको इस कुंडली से होकर के विद्युत धारा उत्पन्न होती हुई दिखेगी उसका मान कम हो। सीधी सी बात ये है, ठीक है। यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक नियम होता है जिसे हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। तो में लिखेंगे प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु
जो नियम है उसका नाम है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ये कहता है आपको अपना दाहिना हाथ लेना है, ठीक है, आपको अपना दाहिना हाथ लेना है और दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत। इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो इस केस में इतना काम हमने कर लेना है कि तीनों को एक दूसरे के परस्पर हमने लंबवत रखना है। अब यदि तर्जनी जो है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को तर्जनी, तीन अंगुलियां हो गई ना, तर्जनी होगी, मध्यमा हो गया अंगूठा। तर्जनी को हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, मध्यमा को हम कहते हैं मिडिल फिंगर और अंगूठे को हम कहते हैं थंब, ठीक है। तो अगर हमने तर्जनी और अंगूठे की बात कर दी तो बचे कौन सी? मध्यमा, जो हमारी मिडिल फिंगर बची। तो अगर हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी, अंगूठा चालक की गति की दिशा को दिखाएगा, तो जो मध्यमा होगी वो दर्शाए, तो मध्यमा जो है, मध्यमा क्या दिखाएगा भाई? लास्ट में हमारे पास बची चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। को दर्शाती, ठीक है। तो इस लॉ से हमारे पास सिंपली एक बात समझ में आई कि अगर हमारे पास एक कुंडली भी है, ठीक है, और एक हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है, चालक की गति की दिशा भी हमारे पास है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बता सकते हैं और ये नियम हमको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं इसे हम, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे खुद से ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो हमारे दोनों हाथों में से हमको अपना दाहिना हाथ लेना है, ठीक है, और दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, देखो तर्जनी इसे कहते हैं, इस उंगली को, मध्यमा इस उंगली को कहते हैं और अंगूठा इसको कहते हैं। हमको ये तीनों इस तरीके से एडजस्ट करने हैं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यानी कि तीनों का एक दूसरे से जो एंगल बन रहा हो 90 डिग्री का बन रहा हो। तो देखो यहाँ पर हमको एंगल बनता हुआ दिख रहा है तर्जनी और मध्यमा के बीच में 180 डिग्री का। यहाँ पर हमको अंगूठे का तर्जनी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है
और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको अंगूठे का मध्यमा के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये पोजीशन हमको रखनी है अपने इन तीनों फिंगर्स की, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसको अगर मैं यहाँ पर शो करूं तो कुछ ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये अंगूठा ऊपर है इसमें, ठीक है, ये अंगूठा ऊपर वाला एरो है और ये सामने वाला एरो तर्जनी है और नीचे वाला एरो क्या है, हमारी मध्यमा है, ठीक है। तो अंगूठा क्या शो कर रहा है, अंगूठा हमारा शो कर रहा है चालक की गति की दिशा। अभी हमने क्या लिखा था, अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा हमारा चालक की गति की दिशा को शो करे। तो ये हमारा ऊपर अंगूठा था, तो ये चालक की गति की दिशा, चालक मतलब जो कॉइल जिसको हम मूव करा रहे हैं, ठीक है, उसकी मूवमेंट ऐसे है, ठीक है। कैसी उसकी मूवमेंट है वो हम अंगूठे से शो करेंगे, ठीक। उसके बाद आती है हमारी तर्जनी। तर्जनी हमारी क्या शो करेगी, तर्जनी हमारी शो करेगी, ये देखो ये वाली अंगूठा ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, गति की दिशा, जो ये ऊपर गति की दिशा हमने बना रखी है, और ये सामने की तरफ हो गया हमारा क्या, चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये मध्यमा क्या बताएगा हमारा, ये मध्यमा बताएगा, ये मध्यमा, ठीक है, मिडिल फिंगर दिस, तो ये मध्यमा बताएगा किसमें, जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप एक तरीके से चेक भी कर सकते हो। जैसे सपोज ये हमारे पास चालक है और ये हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है। अब ये मैग्नेट मैंने ऐसे रखा हुआ है, इसका चुंबकीय क्षेत्र देखिए, सपोज ऐसे नीचे से ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे से ऊपर को है सपोज, ठीक है। मैग्नेट हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो मैं सपोज कर रहा हूँ ऐसे नीचे से ऊपर है, ठीक है। और ये चालक है हमारा, इसकी गति मैं इस तरीके से करा रहा हूँ। तो मुझे बस ये दोनों देख करके ये दोनों एडजस्ट करने हैं। मुझे अंगूठे को कैसे एडजस्ट करना है, अंगूठे को चालक की गति की दिशा, तो चालक की गति की दिशा ये रही, चालक की गति की दिशा ये रही, ठीक है। और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं तर्जनी से दिखाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। अब मुझे अपने हाथ को एडजस्ट करना है, देखो दोबारा से देखो, चालक की गति इस तरफ हो रही थी, तो अंगूठा मेरा चालक की गति की दिशा को दिखाएगा, मतलब अंगूठे को मुझे ऐसे रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ था, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ था, तो मुझे इस वाली उंगली को जो चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगी इसको मुझे कैसे रखना है, ऊपर की तरफ, लेकिन अंगूठा इधर ही रहना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे कर लूंगा। अब ये मध्यमा जो उंगली है ये क्या दिखा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि चालक में विद्युत धारा इस दिशा में प्रेरित होगी। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को अप्लाई करते हैं। हमको अपने अंगूठे और अपनी जो तर्जनी है इसको सेट करना होता है। हमको जो मध्यमा है, जो मिडिल फिंगर है, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन दे देता है, किस चीज का, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन दे देता है प्रेरित विद्युत धारा का, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फ्लेमिंग के अगर दाएं हाथ के नियम को आप समझ जाएं तो बाएं हाथ का नियम भी इजी, आपको अप्लाई करने में इजी लगेगा, ठीक है, उसको भी हम सीखेंगे। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आता है इसमें, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जिसमें कि हम दाहिने हाथ का यूज करते हैं और दाहिने हाथ का यूज करके किसी सीधे धारावाही चालक तार में उसके चारों ओर यदि उसमें हम धारा प्रवाहित करा दें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी बता देता हूँ। देखो नाम क्या है इसका, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। और मुझे एक तरीके से ये नियम जो है सबसे ज्यादा पसंद आता है सारे नियमों में, और यूजफुल भी ये ज्यादा है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नियमों को पढ़ने के बजाय एक ये नियम आप याद रखिए, आगे तक आपका काम चलता रहेगा। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैं बता रहा हूं आपको, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी कि लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो नाम से समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ में नियम मतलब लेफ्ट हैंड और थंब का यूज होना है। तो सपोज ये हमारा सीधा धारावाही चालक तार है, ये क्या है, एक तांबे का तार है, या फिर कह लीजिए कोई ऐसा तार है जिससे होकर के हमको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। अब मैंने इस तार को किसी परिपथ में लगा रखा है, इससे ऐसे में धारा प्रवाहित हो रही है या फिर ऐसे में हो रही है, किसी भी केस में हो रही है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी केस हम पहले ले लेते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। तो मैंने सपोज किसी परिपथ में इस तार को ऐसे लगा रखा है, या ऐसे लगा रखा है, या ऐसे लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है, कैसे भी लगा रखा है, ठीक है। तो मैंने अभी इसको ऐसे लगा रखा है, और जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो ऊपर से नीचे, करंट इसमें कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे, इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से परिपथ हमारा इधर है, सर्किट इधर है, ऐसे घूम करके इसमें ऐसे करंट जा रही है, समझ गए। तो अब इसको छोड़ो, इसको पकड़ो,
ऐसे जा रही है इसमें करंट, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि आपको चालक को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है। कौन से हाथ में? दक्षिण हस्त, दाहिने हाथ में पकड़ लिया। और अंगूठा आपको ऐसे पकड़ना है? नहीं, अंगूठे को ऐसे रखना है कि वो विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करे। विद्युत धारा ऊपर से नीचे जा रही है तो अंगूठे को हमको ऐसे रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। बस इतना काम कर दिया। तो जब हमने ऐसा कर दिया तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो जो मेरी फिंगर्स कर्ल हो रखी हैं, जिस जैसे मेरी अंगुलियां कर्ल हो रखी हैं, उस वो डायरेक्शन जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की होगी। मतलब अगर मैं इसको यहां पर शो करूं आपको, तो ये मेरा तार है, ये वायर था, ठीक है। इसमें विद्युत धारा ऐसे नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ऊपर से नीचे को। तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको अपने दाहिने हाथ में पकड़ा और चुंबकीय क्षेत्र मुझे कैसे देखने को मिला? इस तरीके से, मतलब कि इस तरीके से। मिला या नहीं मिला? सोचिए, ये देखिए मेरी उंगलियां कैसे कर्ल हो रखी हैं, ऐसे कर्ल हो रखी हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके ऊपर, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो। और क्या करूं, अगर मैं इस तार को ऐसे लगा दूं और इसमें धारा जो है ऐसे प्रवाहित होने लगे, मतलब धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, विद्युत धारा की दिशा चेंज हो जाएगी। तो उस केस में मुझे क्या होगा, मुझे इसको ऐसे पकड़ना होगा, क्योंकि अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा विद्युत धारा के प्रवाह होने की दिशा को। तो अंगूठा ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, तो अब की बार उंगलियां ऐसे कर्ल है, मतलब अब की बार उंगलियां ऐसे कर्ल है, तो अब की बार जो विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो देख रहे हो आप, धारा की दिशा पहले नीचे थी, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, धारा की दिशा ऊपर हुई, चुंबकीय क्षेत्र उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक और चीज सीखी कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा अगर मैं विपरीत कर दूं तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी विपरीत हो जाती है। तो ये नियमों को आपको कैसे समझना है, सिर्फ कॉपी में करके नहीं, इनको आपको प्रैक्टिकल करना है। आप चाहे तो अपनी उंगली पर लिख लें, ठीक है। ये मध्यमा हमको क्या दिखा रही है, मध्यमा दिखा रही है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, तो इसके ऊपर आई लिख लो, विद्युत धारा मतलब करंट ना, आई, आई लिख दो। उसके बाद तर्जनी हमको क्या दिखा रही है, तर्जनी हमको दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र को बी लिख दो यहाँ पर तर्जनी के ऊपर। और ये हमारा मोशन को दिखा रहा है, गति की दिशा को, तो इसमें एम लिख दो। अब समझ लो आप इसको, है ना, मोशन, गति की दिशा ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ये। याद भी हो गया और आप समझ भी गए। तो इस तरीके से आपको जो है इन चीजों को याद रखना है। और ये चीजें जब आप खुद से करके देखेंगे, खुद से आप एज्यूम करके देखना, कोई आपके घर में वायर्स होती है ना, तार होती है, तो जिस भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही होगा, है ना। तो इसको आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और साथ ही साथ मैंने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताया। अब आगे की चीजों को समझने के लिए हम चलते हैं वापस से स्मार्ट बोर्ड। चलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप करी। हमने इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखा, सीखा, समझा, और इस पर रिलेटेड फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी देखा। अभी मैंने आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी समझा दिया है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, एग्जाम में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम काफी बार पूछा गया है 1 मार्क्स, ठीक है। डायरेक्टली 1 नंबर में आपसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पूछ लिया गया। इस साल आपके सिलेबस से इस चैप्टर का आई थिंक कुछ पार्ट क्लियर है। जो लास्ट से आता था इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, कि आई थिंक वो डिलीट है, और घरेलू विद्युत परिपथ डिलीट है, ठीक है। तो जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक मैं आपको वो अभी नहीं बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। चलिए चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इनको हम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके सामने इसको रखता हूँ मैं और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए। चारों ऑप्शन को मैं 1 बाय 1 रख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले ए ऑप्शन में बोला जा रहा है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया,
किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, या फिर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, या फिर सी ऑप्शन भी हमारे पास, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होना। आप इनको समझिए, एक एक ऑप्शन को समझ के करने की कोशिश कीजिए। एंड लास्ट ऑप्शन है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक क्वेश्चन है, और चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा सही होगा? क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम अभी अभी पढ़ के आए हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को किया है और काफी सारी चीजों को यहाँ पर देखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नहीं, हम अभी जब ये सारी चीजें पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आवेशित करने की तो बात आई नहीं थी, है ना। तो ए ऑप्शन इज टोटली करेक्ट, ए ऑप्शन के साथ तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमसे बोला जा रहा है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया। इसको भी हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि किसी कुंडली में अगर आप विद्युत धारा, किसी भी चालक में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, है ना। उसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण थोड़ा ना कहेंगे। तो ये तो हम इसके साथ भी नहीं जा सकते। सी ऑप्शन है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होना। हाँ, ये हमको थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो है प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। अभी प्रेरित विद्युत धारा हम सुना अभी थोड़ा देर पहले, और हम इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सुनते हुए आ रहे हैं, मतलब इसके साथ हम जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन भी एक बार पढ़ लो, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। ये तो हमने अभी तक इसके ऊपर बात नहीं करी है। हालांकि हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, क्योंकि हमने प्रेरित विद्युत धारा की बात करी है। हमने ये देखा है कि कुंडली की हम गति कराते हैं चुंबक के साथ, तभी तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, ये भी आप बताइए। अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा आने वाली है अभी, जिस किसी को जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है, उसको हम अभी सॉल्व आउट कर देंगे। तो किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है अपनी सीट पर, या सिस्टम के माध्यम से भी हैंड रेज आप कर सकते हैं। आपके पास जो सिस्टम है ना, उसमें एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है, एक ऐसा हाथ बना हुआ होता है, उसके थ्रू भी आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए बताइए बच्चों, किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है तो। चलिए,
तो आप सोचिए, तब तक हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तब तक मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रख रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक और रख रहा हूँ जो कि हमने अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, काफी बार आप इसे सुन चुके होंगे, बहुत ही साधारण है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? हमारा सवाल है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other. Why? चलिए कोई इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा अपने शब्दों में? हो सकता है क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। हमने भी इस क्वेश्चन को काफी बार डिस्कस किया है क्लास में। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? चलिए थोड़ा सोचिए। देखिए, कुछ ही क्लास पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है और मैंने आपको तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए पीछे चलते हैं। चलिए देखिए, कुछ ही टाइम पहले हमने बात करी है मैग्नेटिज्म के बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, साथ ही साथ आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी समझाई थी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिलाया था कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आपसे एग्जाम में इसका कारण पूछ लिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। यदि ऐसा होगा तो प्रतिच्छेद बिंदु पर रखी दिक्सूची दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। दिक्सूची के बारे में भी आपको बताया था। एक दिक्सूची क्या होती है? कोई बता पाएगा दिक्सूची के बारे में? कोई बच्चा बता पाएगा दिक्सूची क्या होती है, क्या काम करती है? कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करके बताए। दिक्सूची, तो अगर दिक्सूची हम वहां पर रखेंगे तो दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, और दो दिशाओं की ओर संकेत करना किसी दिक्सूची के लिए एक ही पॉइंट पर संभव नहीं है। तो ये आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, जो कि हमने भी अभी आपके सामने रखा था कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।